Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Current Analysis. Well, इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आज हमारा जो पहला आर्टिकल है ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। Here we are to talk about culture track. नाउ रेफरेंस क्या है, हमने कुछ दिन पहले G20 की बात की थी और हमने देखा था कि इंडिया इज़ गोइंग टू होल्ड द G20's प्रेसिडेंसी इस साल दिसंबर 2022 से लेकर नेक्स्ट ईयर नवंबर 2023 तक इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी रहने वाली है। तो फॉर दैट गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग कि जो इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स होने वाली हैं G20 की उन्हें फोकस किया जाएगा ऑन द कल्चरल ट्रैक ऑफ इंडिया। और कल्चरल ट्रैक में बेसिकली 5 मीटिंग्स जो होने वाली हैं उसके लिए कुछ प्लेसेस को चुना गया है, जैसे कि खजुराहो, भुवनेश्वर, हम्पी एंड आगरा। सो दीज आर द कल्चरल ट्रैक। अब इन सिटीज़ को चूज़ किया गया है तो इसीलिए अब देखो आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो गया। खजुराहो क्यों इम्पॉर्टेंट है, भुवनेश्वर में क्या है, हम्पी क्या है, आगरा में क्या है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब पहली चीज़ जानो कि इन सिटीज़ को चूज़ किया क्यों गया है। सो दिस सिटीज़ हैज़ बीन चूज बिकॉज दे हैव वेल नोन मॉन्यूमेंट्स। यहाँ पे बहुत ही मशहूर मॉन्यूमेंट्स हैं एंड अलॉन्ग विद दैट हियर वी ऑल्सो हैव यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। जैसे कि अगर आगरा की बात की जाए, आगरा इज़ इन यूपी, वहाँ पे आपको मिलेगा आगरा में क्या है, ताजमहल, एंड अलॉन्ग विद दैट आगरा ऑल्सो हैज़ आगरा फोर्ट। तो 2 चीज़ें आपको आगरा में मिल जाएंगी। अब अगर कोई ताजमहल देखने जाए तो आगरा फोर्ट भी ज़रूर देख कर आए। देन खजुराहो इज़ इन मध्य प्रदेश और वहाँ पे आपको खजुराहो के बहुत सारे हिंदू और जैन टेम्पल्स मिल जाते हैं। फिर भुवनेश्वर इज़ इन उड़ीसा। भुवनेश्वर में क्या है, यू हैव कोणार्क सन टेम्पल। एंड देन कर्नाटका में हम्पी है और वहाँ पे आपको यू हैव सो मेनी ब्यूटिफुल साइट्स एट द हम्पी एंड ऑल ऑफ दीज आर यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो कल्चरल ट्रैक बनाया जाएगा, जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होने वाली हैं वो इन सारे इम्पोर्टेंट हेरिटेज साइट्स के अलॉन्ग होने वाली हैं। एंड फॉर दिस G20 Secretariat has been set up in the Ministry of Culture and इसमें प्रोफेशनल एजेंसी को हायर किया जाएगा फॉर रिसर्च, फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड अबाउट द कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क विद द G20 व्हेन इट कम्स टू द वर्क स्ट्रीम ऑफ कल्चर। सो ये जो यहाँ पे हमारे पास पर्सपेक्टिव आया है इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ हम देखेंगे कि एक करके हम जानेंगे कि हर एक साइट की क्या इम्पोर्टेंस है। बट एक चीज़ और समझें कि इंडिया को जो G20 की प्रेसिडेंसी मिली है इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। इससे हम हमारे कल्चर के अक्रॉस एक ग्लोबल एजेंडा शेप कर सकते हैं। वी कैन हैव अ मल्टीपल वर्क स्ट्रीम, मल्टीपल एंगेजमेंट एरिया। लाइक फॉर एग्जांपल हमारा कल्चरल प्रॉपर्टी, कल्चर इज़ अ इनटैंजिबल एसेट आई कैन से। इसकी प्रोटेक्शन, इसकी रेस्टिट्यूशन की तरफ काम हो सकता है। It can also lead to advancement of the traditional cultural practices for sustainable living, promotion of the cultural and creative industries for livelihood generation, and also we can preserve and dissemination of the culture by leveraging the technology. So it's a great opportunity for India, and here having this cultural track is also very important. तो हमने क्या कहा कि ये जितनी भी साइट्स हैं ये सभी की सभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। क्या होती है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट? देखो बेसिकली यूनेस्को ना एक लिस्ट प्रिपेयर करता है ऐसी साइट्स की जहाँ पे कोई स्पेशल कल्चरल सिग्निफिकेंस हो या फिर जिसकी स्पेशल कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस हो, उन साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाता है एंड दे लिस्टेड इन द यूनेस्कोज लिस्ट। तो ये जो लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसको लेकर यूनेस्को का इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम है विच इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। इंडिया में बहुत सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। वी हैव 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेटेस्ट 2 साइट्स ऐड की गई थी। One is Dholaveera
and the other one is Ramappa temple. These are the latest addition to the cultural category. अगर हम देखें तो धोलावीरा एंड रमप्पा 3 कैटेगरीज होती हैं, नेचुरल कैटेगरी, कल्चरल कैटेगरी और मिक्स्ड कैटेगरी। तो लेटेस्ट एडिशन कल्चरल कैटेगरी में धोलावीरा और रमप्पा टेम्पल की रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो इम्पॉर्टेंट हो गया ये एरिया, ये साइट्स। जैसे कि आगरा की बात करें तो आगरा में हमारे पास आता है आगरा फोर्ट। ना आगरा फोर्ट को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे डिक्लेयर किया गया था इन 1983 एंड एज यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल, इट्स अ 16th century मुगल मॉन्यूमेंट। इट्स एंटायर फोर्ट्रेस ऑफ रेड सैंडस्टोन। रेड सैंडस्टोन का ये पूरा का पूरा किला है। इट कंप्राइजेज ऑफ जहांगीर्स पैलेस, इट हैज़ खास महल विच वॉज बिल्ट बाय शाहजहां, इट हैज़ ऑडियंसेस हॉल जैसे कि दीवाने खास यहाँ पे प्रेजेंट है। सो दिस इज़ योर आगरा फोर्ट। ठीक है, आगरा फोर्ट के अलावा अगर हम ताजमहल की बात करें तो ताजमहल वी ऑल नो इट्स अ ग्रेट मेजोलियम of white marble. It's a great statue, a great tomb building housing जो कि टॉम्ब के जैसे नज़र आता है और आसपास बहुत सारे छोटे टॉम्ब्स हैं, उसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है मेजोलियम ऑफ वाइट मार्बल। वाइट मार्बल का ये टॉम्ब स्ट्रक्चर है। इट वॉज बिल्ट बाय मुगल एम्परर शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज़ महल एंड इट स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। इसके बिल्कुल पास से यमुना रिवर गुजरती है एंड इट वॉज डिक्लेयर्ड एज सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस इन 1920 and it is one of the 7 wonders of the world and it was inscribed on the World Heritage Site in list in 1983 only. इसका बहुत ही यूनिक लेआउट है। there is perfection in the symmetry and the inlay work and it is famous for it. तो आगरा में 2 चीज़ें हो गई, आगरा फोर्ट और ताजमहल। उसके बाद हम्पी अगर आप जाएंगे तो हम्पी में देयर आर ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन हम्पी। हम्पी साइट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस वॉज द लास्ट कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ विजयनगरा किंगडम। जो किंगडम विजयनगरा किंगडम था उसका ये लास्ट कैपिटल था। तो यहाँ पे बहुत सारे द्रविडियन टेम्पल्स आपको मिल जाएंगे, पैलेसेस मिलेंगे जो कि विजयनगर एम्पायर के रूलर्स ने बनाए हैं from around 14th century to 16th century. And in 1565 the city was captured by the Deccan Muslim confederacy and they pillaged it for a period of 6 months before it being abandoned. तो वहाँ पे उसके remains हैं, द्रविडियन temples आपको मिल जाएंगे at the site of Hampi. Next is Khajuraho group of monuments. Now यहाँ पे जो temples हैं as you can see in the picture as well, this was built during Chandela dynasty and ये कुछ 1050 के around this was at the peak and right now only 20 temples are remaining and they basically belong to Buddhism and Jainism religions. And it also has the famous temple of Kandaira which is decorated with beautifully carved sculptures. ठीक है, तो खजुराहो में आपको बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे जिनमें से टेम्पल ऑफ कांदारिया इज़ वन। उड़ीसा अगर आप जाएंगे, भुवनेश्वर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे भुवनेश्वर के पास आपको कोणार्क सन टेम्पल मिलेगा। इट वॉज बिल्ट इन 13th century and Konark temple was conceived as a gigantic chariot of sun god. It has 12 pairs of ornamented wheels which are pulled by the 7 horses. तो इसको उनका chariot माना जाता था for the sun god. It was built by the king Narsimha Deva I. He was a great ruler of Ganga dynasty. And this temple has a beautiful blend of Kalinga architecture, their heritage, their exotic beaches and the salient natural beauty of this particular area. So these areas are very important from your prelims perspective. अब देखो कुछ ही दिनों पहले भी हमने सन टेम्पल डिस्कस किया था। सन टेम्पल के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। आर्ट एंड कल्चर में से इस तरह के साइट बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो अब क्योंकि इंडिया के पास G20 प्रेसिडेंसी भी है, हम कल्चरल ट्रैक भी बना रहे हैं, तो ये सारी साइट्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अपने मैप में ज़रूर मार्क कीजिएगा। आपकी एटलस में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं
ऐसे सोचें आप कि भाई अगर आप किसी स्टेट में जा रहे हैं, जैसे आप यूपी में जा रहे हैं, तो वहाँ पे कौन कौन सी हेरिटेज साइट्स हैं घूमने के लिए। ठीक है, एक बार आप कल्चर का दौरा करो, फिर देखो कि भाई अगर मैं यूपी में गया हूँ तो इन्वायरमेंटली मैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी नेशनल पार्क्स हैं, कोई टाइगर रिजर्व है या नहीं। ऐसे करके आप स्टेट वाइज try to understand the geography, try to understand the art and culture, environment and everything together। तो मैप खोलो, उसमें यूनेस्को वर्ल्ड साइट्स का मैप बना होता है आर्ट के, कहाँ पे कल्चरल साइट्स हैं, उनमें एटलीस्ट ये 5 मार्क कीजिए, लोकेशन देखिए, याद कीजिए, इम्पॉर्टेंट, राइट। मूविंग अहेड, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। It is about digital banking units. Now, digital banking units are in news because Prime Minister has dedicated 75 digital banking units to our country. And this announcement was made in the last budget, जो 2022 and 2023 का बजट था, उसमें अनाउंसमेंट की गई थी। And now PM has dedicated the 75 digital banking units to India. तो सिंपली समझेंगे व्हाट आर दीज डिजिटली बैंकिंग यूनिट्स। तो ये मान के चलो कि ये एक स्पेशलाइज्ड फिक्स पॉइंट है, एक बिजनेस यूनिट है, एक बिजनेस हब है। इट विल कंटेन सम मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे कि जो बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं, वो डिलीवर हो पाएंगे, सर्विसेज पहुंच पाएंगी। जो भी एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनकी सर्विसेज डिजिटली सेल्फ सर्विस मोड में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू दिस बिजनेस यूनिट हब। इसके उल्टा है कमर्शियल बैंक का, जैसे कहीं पे कोई रीजनल रूरल बैंक है, कोई पेमेंट बैंक है, कोई लोकल एरिया का बैंक है। वहाँ पे क्या होता है, दे हैव पास्ट डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस, तो इसीलिए दे आर परमिटेड टू ओपन द डिजिटल बैंकिंग यूनिट इन Tier 1 to Tier 6 सेंटर, अनलेस दे आर specially restricted without having the need to take permission from RBI in each case। तो सिंपली यहाँ पे सब डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज ऑफर की जाएंगी एंड सेल्फ सर्विस मोड के तौर पे इसे लॉन्च किया गया है। सर्विसेज यहाँ पे क्या मिलेंगी, देखो हर एक डिजिटल बैंकिंग यूनिट में कुछ मिनिमम बैंकिंग प्रोडक्ट्स होंगे, सर्विसेज होंगे। किसी का सेविंग बैंक अकाउंट है, किसी का करंट अकाउंट खुला है, किसी ने FD कराई है, कोई मोबाइल बैंकिंग करना चाहता है, कोई इंटरनेट बैंकिंग करना चाहता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इनको यूज़ करना चाहता है, कोई मास ट्रांजिट सिस्टम कार्ड्स यूज़ करना चाहता है, UPI, QR कोड, भीम। तो जो एग्जिस्टिंग आपकी बैंकिंग सर्विसेज हैं, डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज हैं, वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। बाकी इसमें क्या होगा, डिजिटली जो भी वैल्यूएडेड सर्विसेज हैं, जो भी कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स हैं बैंकिंग के, वो यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। इट विल बेसिकली मेक एप्लीकेशंस फॉर ऑल, जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं उन सबको ऑन बोर्ड लिया जाएगा। MSMEs को इंक्लूड किया जाएगा, डिजिटल प्रोसेसिंग की जाएगी, कोई भी लोन दिया जा रहा है तो इन प्रोडक्ट्स में चाहे लायबिलिटी हो चाहे एसेट्स हों, इन सब को डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट के तौर पे कि बैलेंस शीट के तौर पे मेंटेन किया जाएगा। अब इसमें आपको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, ये डिजिटली हो रहा है, तो इससे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो बढ़ पाएगी। इट विल ऑल्सो इम्प्रूव द बैंकिंग एक्सपीरियंस फॉर द सिटीजन्स। ऐसे ही हमारे पास आता है नियो बैंक। नियो बैंक में डिजिटल सर्विसेज ऑफर की जाती हैं, बट दे डू दिस विद पार्टनरशिप विद सम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जैसे कोई NBFC है, उनके साथ मिलकर पार्टनरशिप के अंदर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। सो नियो बैंक्स और डिजिटल बैंक्स, दे आर एक्सेल एट द प्रोडक्ट इनोवेशन एंड दे विल प्रोवाइड बेटर डिजिटल सोल्यूशन। And given their arrangement with NBFCs or scheduled bank, so they are glorified digital distribution companies, वो अलग है। अब डिजिटल पेमेंट्स डिजिटाइजेशन UPSC का इम्पॉर्टेंट एरिया है। 2018 में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था डिजिटल पेमेंट को लेकर, भीम ऐप, UPI, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। डिजिटाइजेशन इज़ अ मेन इम्पॉर्टेंट गोल राइट नाउ, तो उस एरिया में डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का एस्टैब्लिश होना भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। यू हैव टू रीड दिस इन डिटेल बिकॉज यहाँ से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
तो ये था आपका डिजिटल बैंकिंग यूनिट के बारे में। ठीक है, मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट पेरोल। अब पेरोल क्या है और हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो रिसेंटली डेरा सच्चा सौदा के हेड गुरमीत राम रहीम को जेल से रिलीज़ किया गया फॉर 40 डे पेरोल। He is serving for 20-year jail term after he was convicted in 2017 for raping the 2 disciples in the ashram in Sirsa. तो वहाँ से न्यूज़ ये आई कि उनको 40 दिन की पैरोल पे बाहर निकाला गया है। तो पैरोल क्या है ये पता होना चाहिए हमें विद मच मोर क्लैरिटी। पैरोल इज़ अ सिस्टम जिसमें प्रिजनर को रिलीज़ किया जाता है विद सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस। उनका जो सेंटेंस है उसकी सस्पेंशन करके जो प्रिजनर है दे आर रिलीज्ड, एंड दिस रिलीज इज़ कंडीशनल। यूजुअली जो प्रिजनर है उनका बिहेवियर कैसा था, उनकी रिपोर्टिंग की जाती है कि वो अथॉरिटीज़ के साथ किस तरह का बिहेव करते हैं, तो उनके बिहेवियर के बेसिस पे कंडीशनली जो पैरोल है ये दी जाती है। सिमिलर कॉन्सेप्ट फरलो का भी होता है। फरलो में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट के केस में फरलो दी जाती है, लेकिन पैरोल और फरलो डिफरेंट है। कैसे? फरलो इज सीन एज अ मैटर ऑफ राइट, जो कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रीज़न पीरियडिकली लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट के केस में ग्रांट की जाती है, ताकि जो प्रिजनर है वो अपनी फैमिली को रिटेन कर सके, जो सोशल टाइज है वो मेंटेन कर सके। लेकिन पैरोल कोई राइट नहीं है। दिस कैन बी डिनाइड टू अ प्रिजनर इवन व्हेन दे हैव अ सफिशिएंट केस कि भाई इस वजह से हमें पैरोल चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये राइट के तौर पे नहीं देखी जाती। फरलो हर किसी को दी जाती है, कुछ टाइम के बाद उनको रिलीज़ किया जाता है कि वो अपने रिश्तेदारों से मिल सके, अपने सोशल टाइज मेंटेन कर सके, लेकिन पैरोल जो है वो राइट नहीं है, इसे डिक्लाइन किया जा सकता है। पैरोल दी क्यों जाती है? अब जब पैरोल का जब क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ पे एक केस इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में केस आता है अशफाक वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स इन 2017, जिसमें ये कहा गया कि पैरोल देने का या फिर फरलो देने का, विच इज़ द बेसिकली टेम्परेरी रिलीज, मेन पर्पस ये है, द बेनिफिट इज़ दैट कि द पीरियड ऑफ रिलीज इज़ कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ टोटल सेंटेंस। जितने टाइम के लिए वो बाहर रहे हैं, that is considered as the part of total sentence, and it is to afford the convict the opportunity कि वो अपने personal और family problems को solve कर सकें और उनके जो society के साथ links हैं उनको maintain कर सकें। इस वजह से पैरोल दी जाती है। किसे who is entitled for it, कौन देता है? देखिए, हर एक स्टेट की अपनी खुद की पैरोल पॉलिसी है एंड यूजुअली थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है स्टेट वाइज। सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रिजनर्स, किसको देनी है किसको नहीं देनी, नॉन इंडियन सिटीजन्स, दोज ऑफ कन्विक्टेड क्राइम अगेंस्ट द स्टेट और नेशनल सिक्योरिटी, उनको पैरोल नहीं दी जाती। ऐसे पर्सन्स जिनको मर्डर, चाइल्ड रेप, मल्टीपल मर्डर के लिए रखा गया है, दे आर ऑल्सो एग्जेम्प्टेड, कि उनको भी नहीं मिलती अनलेस कोई स्पेसिफिक डिसीजन अथॉरिटीज़ ने लिया है कि नहीं भाई हमें यहाँ पे पैरोल देनी है। तो हर एक स्टेट की अपनी खुद की पैरोल पॉलिसी है। एलिजिबिलिटी के तौर पे जो कॉन्विक्ट हैं दे मस्ट हैव सर्व्ड एटलीस्ट 1 year इन द जेल, 1 साल कम से कम जेल में बीता होना चाहिए, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड द टाइम स्पेंट इन रिमिशन, एंड द पर्सनस बिहेवियर शुड बी यूनिफॉर्मली गुड। जो क्रिमिनल्स हैं दे शुड नॉट बी कमिटेड एनी क्राइम्स। अपने पैरोल पीरियड के टाइम पे वो कोई क्राइम कमिट नहीं कर सकते, एंड अगर उनको पहले कभी पैरोल दी गई थी तो वो देखा जाता है कि कैसा बिहेवियर रहा था। एंड द कॉन्विक्ट शुड नॉट हैव ब्रोकन एनी ऑफ द टर्म्स और रिस्ट्रिक्शंस। जो टर्म्स एंड रिस्ट्रिक्शंस दी जाती हैं कि आप देश से बाहर नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, तो वो रिस्ट्रिक्शंस भी ब्रेक ना की गई हों। तो इन एलिजिबिलिटी के बेसिस पे पैरोल दी जाती है। अब ये टेम्परेरी रिलीज है, चाहे पैरोल के थ्रू हो चाहे फरलो के थ्रू हो, ये स्टेट्स देती हैं। बट दिस डिसीजन कैन बी चैलेंज बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट के सामने इस डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है। जो रूल्स हैं वो 1988 एक्ट जो है 2007 का, जिसमें कहा गया है कि द प्रिजनर कैन सीक टेम्परेरी रिलीज, दे कैन सबमिट एप्लीकेशन बिफोर जेल सुप्रिहेंडेंट, जो कि आगे इस एप्लीकेशन को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं, तो प्रिजनर टेम्परेरी रिलीज ले सकता है।
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसे फर्दर फॉरवर्ड करता है इन द केस विद रिकमेंडेशन टू द DGP, द डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स, फॉर ग्रांटिंग द पैरोल और अदरवाइज। कुछ केसेस में जो डिविजनल कमिश्नर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, वो अपने लेवल पे भी डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अब हम क्यों जान रहे हैं इसके बारे में? देखो, यूपीएससी में सब कुछ पूछा जा चुका है, पैरोल के ऊपर भी 2021 में क्वेश्चन आ चुका है अबाउट रिलीजिंग द प्रिजनर्स फ्रॉम द जेल। तो इसीलिए फरलो, पैरोल क्या है, हमें भी इसकी पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। सो आई गेस दैट इज़ ऑल। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।